जो एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एएन वर्मा, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद से। आज मैं आपको कक्षा 6 विषय सामाजिक विषय इकाई 2 पाठ 4 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल भाग 2। इससे पहले मैंने भाग 1 में आप लोगों को बताया कि पृथ्वी 3 मुख्य परिमंडलों से बने हैं, जो वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल हैं। वायुमंडल 5 मुख्य परतों से विभाजित हैं: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। इसके अलावा मैंने आपको बताया महाद्वीपों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त किया, आप लोगों को दिया, जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के बारे में बताया। अब मैं आज लोगों को पढ़ाऊंगा प्रमुख स्थलाकृतियों के विषय में जानकारी आपको मैं दूंगा। उसमें पहला है पर्वत। क्या है पर्वत? ये चट्टान के वे ऊंचे भूखंड हैं जो भूमि से लगभग 600 मीटर ऊंचे तक उठे हुए हैं। अधिकतर पर्वत भूपर्पटी से ऊंचा उठने और मुड़ने से बने हैं। आप जैसे जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो क्या महसूस होता है? वहाँ ठंड होता जाता है। यदि पहाड़ पर काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं तो पेड़ पौधे व जंतुओं को काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ता है। जब ऐसे ऊंचे पहाड़ों की एक श्रृंखला बन जाती है तो हम उन्हें पर्वत श्रेणियां कहते हैं। ये अनवरत फैली हुई हो सकती हैं और समांतर श्रेणियों की श्रृंखला में भी हो सकती हैं। जैसे हिमालय समांतर पर्वत श्रेणियों का सबसे अच्छा उदाहरण है। पर्वत अपनी आयु के अनुसार 2 प्रकार के, यानी युवा तथा प्राचीन, यानी कि पुरानी हो सकते हैं। अल्पस या हिमालय युवा पर्वत हैं, जबकि अरावली या अपलेशियन प्राचीन पर्वत हैं। समझ गए? हिमालय युवा पर्वत है और अरावली या अपलेशिया प्राचीन पर्वत है, यानी पुराने पर्वत हैं। दिया हुआ है पठार। ये समान रूप से ऊंचे उठे हुए वे भूभाग हैं जो ऊपर से लगभग समतल होते हैं। ये प्रायः मेज के समान होते हैं और टेबलैंड कहलाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? टेबलैंड कहलाते हैं। सामान्यतः पठार ऊबड़ खाबड़ और ऊंची चट्टानें होते हैं। ये हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हो सकते हैं। इसका कोई एक अलग से माप नहीं है कितना दूरी पे फैले हुए रहते हैं, कितना हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं। भारत में दक्कन का पठार, आप लोगों ने नाम सुना होगा। भारत में दक्कन का पठार हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कुछ पठारों में महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ बड़ी मात्रा में भरे पड़े हुए हैं। तिब्बत का पठार विश्व में सबसे ऊंचा है। तिब्बत का पठार जो है वो विश्व में सबसे ऊंचा है, अतः इसे संसार की छत कहा जाता है। तिब्बत की पठार को ही संसार की छत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊंचा पठार है। अगला है मैदान, यानी समतल, प्लेन। मैदान निचले और अपेक्षाकृत समतल भूभाग होते हैं। जो हमारी कृषि होती है वो किस जगह पे होती है? समतल जगह पे होती है। ये समुद्र तल से बहुत ऊंचे नहीं होते। मैदान प्रायः समुद्र तटों के साथ या नदियों के आर पार पाए जाते हैं। अब जानते होंगे मैदानों का निर्माण मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई रेत मिट्टी के जमा होने से हुआ है। यह जमा पदार्थ रेत मिट्टी यानी गाद हो गया या कीचड़
चिकनी मिट्टी और बालू का बना होता है, इसलिए ये मैदान काफ़ी उपजाऊ होता है, इसलिए इस पे फसलें उगाई जाती हैं। संपूर्ण विश्व में कृषि, देखिए इसमें आ गया, संपूर्ण विश्व में कृषि का विकास ऐसे ही मैदानों में हुआ है। मैदान में यातायात और संचार के सस्ते और आसान साधन उपलब्ध हैं, इसलिए सभी स्थलाकृतियों में मैदान विश्व में सबसे घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र है। समझ गए, मैदान जो है क्या, विश्व में सबसे घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र, वहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है क्योंकि वो समतल होने के कारण उसमें जनसंख्या अधिक होती है। अगला हम पढ़ेंगे जल परिमंडल, ये रहा स्थलमंडल, अगला हम पढ़ेंगे जल परिमंडल। देखिए प्यारे बच्चों, जल परिमंडल में क्या बताया गया, जिसे हम जानते हैं पृथ्वी का लगभग 71% धरातल सागरों और महासागरों से ढका हुआ है। सागर, महासागर, झीलें और नदियां आदि विभिन्न जल संरचनाएं मिलकर किसका निर्माण करती है, जलमंडल का निर्माण करती है। एक बार पुनः मैं बता दूं आप लोगों को, महासागर, सागर, झीलें और नदियां आदि विभिन्न जल संरचनाएं मिलकर जलमंडल का निर्माण करती है। महासागर विशाल विस्तार वाले जलीय भूभाग को कहते हैं। महासागर किसे कहते हैं, विशाल विस्तार वाले जलीय भाग को हम महासागर कहते हैं। यह लाखों जंतुओं का घर है, यहाँ पे लाखों जंतु रहते हैं। महाद्वीपों की तरह न होकर यह महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जानते होंगे पृथ्वी पर 4 मुख्य महासागर हैं, कौन से हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के बारे में, क्या है इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे। प्रशांत महासागर जो है यह सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। यही एक महासागर जो है ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। औसत यह लगभग अधिकतर क्षेत्र में ढके हुए हैं, जो महाद्वीपों को कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा भाग मैरियाना खाई जो 11,022 मीटर है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे गहरा खाई है, कितना है, 11,022 मीटर, जो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अगला हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर के बारे में। प्रिय बच्चों, यह यूरोप और अफ्रीका को उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से पृथक करता है। यह अंग्रेजी के अक्षर यस, जैसे यस होता है ना, के समान दिखाई देता है। विश्व में यह सबसे अधिक व्यस्त महासागर है, यानी व्यस्तता वाला महासागर है, और इस महासागर के तटों पर कई महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, हार्बर जिसे हम कहते हैं। अगला है हिंद महासागर, इसे भारत का नाम दिया गया है। आप हिंद शब्द से समझ ही गए होंगे किसे भारत का नाम दिया गया है, और यह भारत के दक्षिण में है। यह अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की सीमाओं से घिरा हुआ है, यानी उन सीमाओं से हिंद महासागर घिरा हुआ है। अगला है आर्कटिक महासागर। यह महासागर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से घिरा है और यह आर्कटिक वृत्त में है। वर्ष के अधिकांश समय में इस महासागर का जल जमा हुआ होता है, यानी बर्फ जैसा हमेशा जमा हुआ होता है। अधिकांश समय में, यानी एक साल में अधिकांश समय में बर्फ जैसा ही जमा हुआ होता है। यह रूस, कनाडा, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड और अलास्का से घिरा हुआ है। अलास्का बहुत बड़ी एक नदी है, समझ लीजिए, बहती हुई है, उन सब से
आर्कटिक महासागर घिरा हुआ है। कौन कौन से देश पड़ते हैं? रूस, कनाडा, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड और अलास्का से घिरा हुआ है। बड़ी संख्या में छोटे सागर, खाड़ियाँ, जल डमरू, अन्य जल राशियाँ हैं। सागर का किनारा समुद्री तटरेखा का आरंभ है। समुद्री तटरेखा के विभिन्न लक्षण कई घटकों से, जैसे तेज पवनों का चलना, लहरों का टकराना, तापमान और जलवायु को निर्धारित करते हैं। यही सब तापमान और जलवायु को निर्धारित करते हैं। कौन? तेज पवनों का चलना, लहरों का टकराना। समुद्री तटरेखा सीधी या कटी फटी हो सकती है। कटी फटी तटरेखाएं पोताश्रयों या बंदरगाहों को विकसित करने के लिए सहायक होती हैं। अतः ऐसे तटों पर बहुत से बंदरगाह या पोताश्रय विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार व्यापार और या वस्तुओं के आयात निर्यात की दृष्टि से समुद्री तटरेखा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय बच्चों, ये रहा इकाई 2 पाठ 4 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल भाग 2। इसी के साथ ये अध्याय आपका खत्म हुआ। अगले दिन एक नए अध्याय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।